एक बार फिर बनारस के घरे आवे के मौका मिलल। आखिर वो कौन सी मानसिकता है जिसके चलते पहले काशी को विकास से वंचित रखा गया? जिन लोगों ने यूपी में लंबे समय तक सरकारें चलाई, जो लोग दिल्ली में दशकों तक सरकार में बैठे रहे, उन्होंने कभी बनारस की परवाह क्यों नहीं की? दिवाली से पहले पीएम मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र काशी के दौरे पर हैं। तीसरी बार देश की कमान संभालने के बाद पीएम मोदी का ये दूसरा दौरा वाराणसी का था। भोलेनाथ की नगरी काशी शिव भक्त मोदी के स्वागत के लिए सजी थी। जिधर से पीएम मोदी का काफिला गुजरा, लोगों ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। वैसे भी पीएम मोदी का मन बनारस में ही रमता है। इसकी वजह है बनारस की संस्कृति, परंपरा और पृष्ठभूमि के प्रति पीएम मोदी का प्रेम, जिसकी चर्चा पीएम मोदी अपने संबोधनों में करते भी रहे हैं। काशी के धरती पर आज एक बार फिर आप लोगन के बीच आवे का मौका मिलल है। जब तक बनारस नहीं आई, तब तक हमार मन नहीं मानेला। बीते 10 वर्षों में जब भी प्रधानमंत्री मोदी बनारस पहुंचे हैं तो बड़ी सौगातों को लेकर पहुंचे हैं। बड़ी योजनाओं के सूत्र और संरचनाओं को थामे पहुंचे हैं। इस बार भी काशी की धरती से पीएम मोदी ने काशी और दूसरे शहरों के लिए विकास परियोजनाओं का पिटारा खोला है। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री दूसरी बार काशी पहुंचे। प्रधानमंत्री जब भी वाराणसी पहुंचते हैं तो काशी में उत्सव सरीखा नजारा होता है और इस बार तो माहौल भी उत्सवों वाला है। पूरा बनारस सजा हुआ है। दीपावली के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के साथ देश के कई अन्य शहरों को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी ने कुल 23 परियोजनाओं के 6,611 करोड़ की सौगात पूरे देश को दी। इसमें यूपी के 7 शहरों के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार की भी परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी का काशी से जुड़ाव सिर्फ कर्म क्षेत्र भर का नहीं है, बल्कि उस भावना और संवेदनशीलता का है जिसने 2014 से ही मोदी पर एक विश्वास और भरोसे की लकीर को गाढ़ा किया है। मां गंगा के किनारे बसी काशी से अपनी लोकसभा की यात्रा का आरंभ करने के बाद पीएम मोदी ने दूसरी सरकारों के दौर में उपेक्षित पड़ी धर्म, विद्या और संस्कार की नगरी काशी को नई पहचान दी। मोदी का विजन काशी को लेकर विस्तृत और विशिष्ट रहा है, जिसमें काशी की सांस्कृतिक, धार्मिक, विद्या और ज्ञान की पहचान बनाए रखते हुए पुरातन से नूतन को जोड़ने का मोदी सूत्र दिखता है। हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है, हमें सही मार्ग दिखाती है। इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। काशी पीएम मोदी के इसी सिद्ध सूत्र का प्रमाण है। मोदी के विरासत
और विकास के संतुलित प्रण ने काशी को नई पहचान दी है। बात सिर्फ काशी की नहीं है, बल्कि काशी मॉडल से आगे यूपी और पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की है। लेकिन क्या जाति का भेद और एक खास वोट बैंक का इन बदलावों को नकार कर एक तरफा वोट देना विकास वाले दांव पर भारी पड़ गया? ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मोदी की जीत के अंतर को बताती रही है। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री, और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। तो क्या इस प्रोपेगेंडा के पीछे आधार है जाति और वोट बैंक वाला गणित? मोदी 3.0 के जरिए जहां एनडीए और पीएम मोदी का फोकस राष्ट्र के तेज विकास, हर वर्ग के संतुष्टिकरण, सांस्कृतिक पहचान का गौरव और विकसित भारत पर है, तो वहीं राहुल गांधी की कोशिश जातीय समीकरणों, मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टिकरण पर है, जिसके लिए लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की रक्षा के नारे वो बुलंद करते हैं। लेकिन अफसोस कि हरियाणा में ये सारा का सारा दांव खाली चला गया और हरियाणा ने कांग्रेस को सत्ता में आने ही नहीं दिया। काशी मॉडल ने एक भरोसा कायम किया है पीएम मोदी को लेकर, और यही वजह है कि तीसरी बार ब्रांड मोदी पर मुहर काशी की जनता ने लगाई। हालांकि विपक्ष ये दावा करता है कि 2024 के चुनाव में ब्रांड मोदी को उसने बेअसर कर दिया। वाराणसी में पीएम मोदी को पिछली बार की तुलना में कम अंतर से जीत मिली। ये नरेशन भी कांग्रेस की तरफ से चलाया गया कि मोदी का काशी मॉडल फेल हो गया, जबकि सच ये है कि मोदी का काशी मॉडल इसलिए असरदार है क्योंकि वहां विकास की तस्वीर दिखती है। घाटों के पुनरुद्धार और विस्तार का काम हुआ, गंगा सफाई के लिए नमामि गंगे योजना चलाई गई, अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष शुरू किया गया, हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बना, 750 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से रिंग रोड बना, रेल नेटवर्क और रेलवे स्टेशनों का विकास भी काशी में खूब हुआ। बनारस का सांसद होने के नाते भी जब यहां की प्रगति देखता हूं तो संतोष होता है। काशी को शहरी विकास की मॉडल सिटी बनाने का सपना तो हम सभी ने साथ मिलकर देखा है। एक ऐसा शहर जहां विकास भी हो रहा है और विरासत भी संरक्षित हो रही है। आज काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के भव्य और दिव्य धाम से होती है। आज काशी की पहचान रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से होती है। आज काशी में रोपवे जैसी आधुनिक सुविधा बन रही है। काशी में पीएम मोदी ने आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल में बड़ी संख्या में गरीबों को मुफ्त इलाज मिलेगा, तो वहीं वाराणसी और आसपास के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। वैसे अगर देखें तो बीते 10 वर्षों में वाराणसी में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बेहतर हुई है। पहले की सरकारों के समय वाराणसी समेत पूर्वांचल में स्वास्थ्य सुविधाओं को जमकर नजरअंदाज किया गया। हालत ये थी कि 10 साल पहले पूर्वांचल में दिमागी बुखार के इलाज के लिए ब्लॉक स्तर पर उपचार केंद्र तक नहीं थे। बच्चों की मृत्यु होती थी,
मीडिया में हो हल्ला होता था, लेकिन पहले की सरकारें कुछ नहीं करती थी। मुझे संतोष है कि बीते दशक में काशी ही नहीं, पूर्वांचल के पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आज पूर्वांचल में दिमागी बुखार का इलाज करने के लिए 100 से अधिक ऐसे केंद्र काम कर रहे हैं। जो लोग पूर्वांचल के हैं और जिन्होंने स्वास्थ्य के स्तर पर ऐसी त्रासदियों को झेला है, उनको ये बदलाव सहज समझ आता है। सच यही है कि समाजवादी राज के दौर में दिमागी बुखार से होने वाली मृत्यु दर 13.87% थी, जो 2023 तक महज 1.23% रह गई है। काशी में मोदी के स्वागत में लगी होर्डिंग्स उनके कामों के मुनादी करती दिखी। मोदी का फंडा क्लियर है, सिर्फ योजनाएं बनाना ही नहीं बल्कि उसे मजबूती के साथ जमीन पर वैसे ही उतारना और उसका लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित करना। अब सवाल यह है कि जाति वाला गणित, विकास और विजन के इस मोदी मंत्र की क्या अनदेखी कर सकता है? क्योंकि बीजेपी आरोप लगाती है कि विपक्ष को भरोसा अपने हिंदुओं को बांटो और मुस्लिम वोट बैंक को साधो वाले सूत्र पर है। खास बात यह है कि जब यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तब विकास वाला कार्ड चलेगा या जाति वाला दांव। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसमें फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटेहरी, करहल और कुंदरकी की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जबकि अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव फिलहाल टल गया है। इन सभी सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। हालांकि लगातार तीसरी बार पीएम मोदी के देश की कमान संभालने के बाद ये संदेश बहुत स्पष्ट तौर पर देश की जनता ने दे दिया है कि मुहर मोदी के विकास मॉडल पर ही है, न कि हिंदुओं को बांटने वाले दांव पर। यही वजह है कि जब दूसरी बार पीएम मोदी काशी दौरे पर पहुंचे थे, तो काशीवासियों के इसी भरोसे के प्रति उन्होंने अपना आभार जताया था। 60 साल पहले हुआ था, तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी। आपने ये सौभाग्य हमें दिया, अपने सेवक मोदी को दिया। भारत जैसे देश में जहां युवा आकांक्षा इतनी बड़ी है, जहां जनता के अथाह सपने हैं, वहां लोग अगर किसी सरकार को 10 साल के काम के बाद फिर सेवा का अवसर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ा विजय है और बहुत बड़ा विश्वास है। आपका ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। 2014 के बाद और 2019 के बाद पीएम मोदी ने काशीवासियों के इस भरोसे को टूटने नहीं दिया। 2014 में जब पीएम मोदी ने काशी को क्योटो बनाने का विजन रखा था, तो विपक्ष ने इस विजन का खूब मजाक बनाया था। लेकिन आज वही काशी, जिसकी पहचान कभी सिर्फ पुरातन शहर के तौर पर खंडहरों और गंदगी से भरी गलियों की थी, पूरी तरह बदल चुकी है और बदली भी है तो पुरातन और नूतन के मोदी विजन के साथ।
ये बात बनारस के लोग कहते हैं कि पिछले 10 सालों में काशी का जितना कायाकल्प हुआ है वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। विकास के हर पैमाने पर काशी में बदलाव देखने को मिला है। काशी आगे बढ़ती हुई दिखी है और ये सब कुछ संभव हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के नाते। तो इस बार बनारस को पीएम मोदी ने कौन कौन सी बड़ी सौगातें दी हैं, जरा इसे भी देखिए। वैसे तो इनकी फहरिस्त लंबी है, लेकिन जो मुख्य हैं वो हैं सीगरा के वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण, जिसके पुनर्विकास में 216 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत आई है। 90 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत वाला सारनाथ पर्यटन पुनर्विकास कार्य, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 100 बेड का हॉस्टल और पब्लिक पेवेलियन, तो वहीं महिला आईटीआई में 7 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से हाईटेक लैब का निर्माण। आखिर वो कौन सी मानसिकता है जिसके चलते पहले काशी को विकास से वंचित रखा गया? 10 साल पहले की स्थिति याद करिए। बनारस को विकास के लिए तरसाया जाता था। जिन लोगों ने यूपी में लंबे समय तक सरकारें चलाई, जो लोग दिल्ली में दशकों तक सरकार में बैठे रहे, उन्होंने कभी बनारस की परवाह क्यों नहीं की? इसका जवाब है परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ऐसे दलों के लिए बनारस का विकास न पहला प्राथमिकता में था, न भविष्य में कभी होगा। इन दलों ने विकास में भी भेदभाव किया। तो बात सिर्फ विकास की नहीं, सियासत की भी है। विकास के विजन के साथ पीएम मोदी ने राजनीति के नए विजन को भी काशी के मंच से देश के सामने रखा है, जिसमें मोदी ने खुले तौर पर परिवारवाद वाली राजनीति के खिलाफ युवाओं को एकजुट होने का आह्वान किया। हरियाणा की हैट्रिक और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की परफॉर्मेंस का जिक्र करते हुए, अभी हरियाणा में हमने देखा है कि कैसे वहां तीसरी बार लगातार भाजपा की सरकार बनी। जम्मू कश्मीर में भी भाजपा को रिकॉर्ड वोट मिले हैं। साथियों, आज भारत के सामने परिवारवादी राजनीति का भी बहुत बड़ा खतरा है। ये परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं। ये कभी भी युवाओं को मौका देने में विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने लाल किले से आह्वान किया है, मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बदली हुई वाराणसी की तस्वीरों के बीच पीएम मोदी ने जो कहा वो बदली हुई राजनीति का एक नया अध्याय हो सकता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये अध्याय सत्ता को किसी प्राइवेट कंपनी की तरह चलाने वाली पारिवारिक पार्टियों को कोई चुनौती दे पाएगा? वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर भले ही कम हुआ हो, लेकिन काशी के विकास में जो बदलाव देखने को मिला है उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। जातीय समीकरण और मुस्लिम वोट बैंक का एकमुश्त कांग्रेस की तरफ जाना निश्चित तौर पे जीत के अंतर को कम करने की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन इन सब के बीच में एक बात तो साफ है कि काशी की लड़ाई में ध्रुवीकरण के बजाय काम ही जीता है। लेकिन ये भी एक सच है कि अब से आगे की सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई परसेप्शन की है और नरेशन की है। अगर परिवारवाद के खिलाफ और विकास के पक्ष में खड़े मोदी अपनी लाइन से जनता को कन्विंस कर पाने में सफल होते हैं तो राजनीति में बदलाव का नया दौर शुरू हो सकता है। हालांकि काम के दम पर ही 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर वोट मिले, क्योंकि जाति वाले दांव पर हिंदुओं को बांटने की कोशिश विपक्ष ने खूब की थी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोटों का अंतर 15% से ज्यादा का रहा। महादेव की काशी में पीएम मोदी ने जिक्र अयोध्या के राम मंदिर का भी किया, उसी अंदाज में किया जैसे वो करते रहे हैं।
पीएम मोदी ने कहा, हम जो करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। हमारी सरकार किसी योजना में भेदभाव नहीं करती। हम जो कहते हैं वो डंके की चोट पर करके दिखाते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में हर रोज लाखों लोग रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। विकास धर्म की धुरी पर मोदी की राजनीति का सूत्र सदा है। यही सिद्ध सूत्र विपक्ष की बेचैनी बढ़ाता रहा है। 2017 के बाद यूपी के लोगों ने विकास क्या होता है इसकी असल तस्वीर देखी, उसे जिया। वरना समाजवादी दौर में कानून व्यवस्था से लेकर भय मुक्त माफियाओं और सिलेक्टेड विकास की तस्वीरें ही दिखती थीं। मोदी का बनारस नई संभावनाओं और नए सपनों का बनारस है, जहां हर क्षेत्र से जुड़े युवाओं के लिए बीते 10 वर्षों में अवसर बढ़े हैं। साल 2014 के बाद से लगातार बनारस या कहें यूपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को एक एक कर जमीन पर उतरते देखा है। इसने एक भरोसा यूपी के लोगों को दिया कि सरकारें भी काम कर सकती हैं अगर वो चाहे तो, क्योंकि साल 2014 के पहले उत्तर प्रदेश की गिनती बीमारू राज्यों में होती थी। बनारस की हालत तो और भी खस्ता होती थी। लेकिन अब बदलाव के इस दौर में न सिर्फ बनारस बदला है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश ने विकास की एक नई तस्वीर पेश की है। तो क्या विपक्ष की बेचैनी विकास के इसी नए दौर के बने रहने को लेकर है? क्या डर इस बात का है कि कहीं विकास का चस्का यूपी वालों को लग गया तो जाति भेद वाला दांव खाली न चला जाए? जो भी हो, पर यूपी को पीएम मोदी का मैसेज क्लियर है। विकास वाले बदलाव से लेकर राजनीतिक बदलाव तक का सिद्ध सूत्र मोदी के ही पास है। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।